हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी हैं, आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में इकोनॉमी की ये मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, जो इकोनॉमिक्स होता है, मेन जो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज हैं ये 2 होती हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या इन दोनों का क्या मतलब है, ये दोनों ही आज आप समझ जाएंगे। तो देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये इसकी डेफिनेशन सबसे पहले अगर हम कहें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी की जाती है, जो इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम्स होती है ना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो किया जाता है, जो एक इंडिविजुअल की स्टडी यहाँ पर की जाती है, इंडिविजुअल के खर्चे की, आमदनी की। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सिर्फ एक ही इंसान की, एक ही परिवार की। लेकिन अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। हम लोग इंडियन इकोनॉमी में जो बात करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही तो होती है, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की जब बात की जाती है, ऑल ओवर इकोनॉमी की बात जब की जाती है, तो वहाँ पर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। इसके बाद डोमेन, यानी कि ये स्पेसिफिक मार्केट सेक्शन होता है, एक पर्टिकुलर मार्केट सेक्शन होता है, पूरी एंटायर इकोनॉमी नहीं होती। कोई भी एक फैक्टर उठा लिया जाता है, जैसे कि डिमांड का, सप्लाई का, प्राइसिंग का, प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, उसके ऊपर ही स्टडी की जाती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी एंटायर इकोनॉमी की बात की जाती है। जैसे नेशनल इनकम कितनी है, तो नेशनल इनकम आप पर कैपिटा इनकम यही निकालोगे ना, जब आप पूरी पॉपुलेशन से इनकम को डिवाइड कर देते हो। ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, मनी सप्लाई कैसी है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन की बात, तो ये सब किस में की जाती है, मैक्रो इकोनॉमी में की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये क्या ग्रोथ, ये क्या शो करती है, इंडिविजुअल की ग्रोथ की। एक इंडिविजुअल बेस ईयर में कैसा था, पिछली साल कैसा था, आगे जाकर कैसा रहेगा, कितनी इन्फ्लेशन हुई है, कितनी उसकी आमदनी हुई है, कितनी उसकी आमदनी कम हुई है या खर्चे बढ़े हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात की जाती है यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ की। ठीक है, तो ये ब्रांचेज हैं किसकी, इकोनॉमिक्स की। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इससे नेक्स्ट ये मैं पढ़ाऊँगी आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। क्या है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, दूसरा टॉपिक है ये बिल्कुल उससे। ये आपका जो था ये आपका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में था, लेकिन मैं इसको इसी वीडियो में कवर करूँगी। तो प्लीज़ आप देखिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो मनी सप्लाई होती है इसको मापने के क्या तरीके हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि मनी सप्लाई कितनी है इकोनॉमी में। अगर ज़्यादा है और महंगाई ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो मैं इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई जानते हैं, तो ये 2 रीज़न होते हैं मनी सप्लाई को जानने के लिए। एक होता है टू कीप अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पर नज़र रखनी है, इन्फ्लेशन बढ़ ना जाए ज़्यादा, इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। देखिए, ज़्यादा इन्फ्लेशन से ग्रोथ तो होती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं होता। अब इनमें क्या डिफरेंस है ग्रोथ डेवलपमेंट, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद टू कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स ऑन डिपॉजिट्स एंड लोन्स। अगर जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या, अगर कोई लोन ले रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है बैंक के द्वारा या घटाना है। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो बैंक क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी लोन पे, ताकि लोग लोन कम लेंगे और कम खर्चा करेंगे, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद देखेंगे डिपॉजिट्स। देखिए, डिपॉजिट्स क्या होता है, ये भी मेजर्स ही है मनी सप्लाई के। कारण क्या है ये मैंने आपको दोनों बता दिए। अब हम इनके बारे में ना, इनके कंसेप्ट को समझ लेंगे, जो भी मेजर्स हैं मनी सप्लाई के उन सब के कंसेप्ट को। पहले डिपॉजिट्स क्या होते हैं, देखिए डिपॉजिट्स होते हैं जब आप कहीं पे भी अपना पैसा जमा कराते हैं, या तो आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं या कहाँ कराते हैं। देखिए, बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं 2 तरीके से, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, यानी कि आप जल्दी ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको और जल्दी से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं, सुने होंगे ना आपने, एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। कौन सा, रिकरिंग डिपॉजिट। तो रिकरिंग डिपॉजिट का क्या मतलब है, ये आपको मंथ टू मंथ या बाय मंथली या 3 मंथली देनी ही होती हैं। एफडी क्या होता है, आपने एक बार 50,000 बैंक में जमा करा दिया, अब आप फ्री, आप इसको बैंक में पड़े रहने दो 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल, जितने साल के लिए आप चाहते हो उस पर बैंक चाहे तो 7%, 7.5%, 8%, जो भी बैंक में इंटरेस्ट रेट एफडी पर चल रहा है जिस भी बैंक का। ठीक है, तो वहाँ पर आपको टाइम डिपॉजिट पर पैसा बाद में इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट होते हैं।
इसके बाद है बैंक। तो बैंक कैसे, देखिए बैंक होती हैं जो मीज़र्स में यूज़ होती हैं, ये हैं कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस बैंक। कमर्शियल बैंक जहाँ पर भी आप अपना लेन देन करते हैं, जो आरबीआई से जुड़ी हुई हैं, आरबीआई जिनको बेनिफिट देता है, जो आरबीआई में अपना एसएलआर और आपका सीआरआर ये सब मेंटेन करके रखती हैं। और क्या होते हैं ये सब, अभी मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगी, लेकिन पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो पोस्ट ऑफिस जो होती हैं ये आपका मीजर्स ऑफ मनी सप्लाई में ही आती हैं। ये 2 प्रकार के बैंक हैं जहाँ पर आप जाकर कम्युनिकेट करते हैं, बैंक के साथ में पैसों का लेन देन करते हैं। इसके बाद है एक मेन जो शब्द है वो है लिक्विडिटी, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखिए लिक्विडिटी आप ये मत समझ लेना कि कोई ग्लास और उसमें कोई लिक्विड पदार्थ है, नहीं। लिक्विडिटी का मतलब है कि कितनी जल्दी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे चेक आप डालने जाते हैं ना बैंक में, तो 2 या 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है, कितने 2 या 3 दिन लग जाते हैं चेक को। लेकिन अगर आप बैंक में जाएं, आप अपना एटीएम कार्ड लें, एटीएम कार्ड लेते हैं तो कितनी देर में बैंक से एटीएम से पैसा निकल जाता है, साथ के साथ निकल जाता है। लेकिन अगर आपके पास घर पे कैश ही रखा हो तो ये तो मोस्ट लिक्विड हो गया ना। तो लिक्विडिटी इसी को कहते हैं कि जिससे आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट करा लो। अब लिक्विडिटी कम ज़्यादा क्या होती है, जैसे कैश की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, क्या ज़्यादा लिक्विडिटी है, जल्दी से कैश से आप कुछ भी खरीद लो, कैश लो और यूज़ कर लो। अब आप मान लीजिए कहीं कार में बैठकर जा रहे हैं और आपको बाहर से चिप्स का पैकेट लेना है। अगर आपके पास कैश होगा, आप 1 मिनट में 10 रुपये पकड़ाओगे और चिप्स का पैकेट लो लोगे, टाइम बचा। मोस्ट लिक्विड फॉर्म है कि नहीं है। और लेकिन अगर आप कार्ड के थ्रू करोगे तो पहले कोई स्कैनर लाएगा, कार्ड होल्डिंग मशीन लाएगा, तब जाकर आप कर पाओगे। आप पेटीएम के थ्रू भी करोगे, देखिए लिक्विड है पेटीएम लेकिन उतना नहीं है। पेटीएम लोगे, फिर उसमें आप अपना कोड डालोगे, पिन कोड, तब जाकर वो आपके होंगे, दूसरे इंसान आपको स्कैनर दिखाएगा उस तरीके से। और गोल्ड बहुत लेस लिक्विड होता है। आप जाकर पहले जमा करोगे धन किसी भी सुनार के पास या जहाँ पर भी, फिर उसको कराओगे, तो ये भी आपका इसकी लिक्विडिटी कम होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैश की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब हम समझेंगे इसी वीडियो में, और ये इसी चैप्टर का क्या है, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के क्या मेजर्स है, किससे मापते हैं मनी सप्लाई, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी जो मनी है वो ज़्यादा लिक्विड है। थोड़े से ये कंसेप्ट हैं, अभी लग रहे होंगे टेक्निकल हैं, बट नहीं है। आप समझिए, इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ समझने का काम है। इसमें आप रटेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं है, समझ ही नहीं आएगी, रट लो, एग्ज़ाम टाइम में भूल जाओगे, ठीक है। तो आरबीआई मेजर्स करता है मनी सप्लाई को। कौन मेजर करता है, कभी कभी आता है ना, कौन सा सेंट्रल बैंक या आरबीआई लिखा आ सकता है, तो आरबीआई मेजर करता है। अगर आपका यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर करता है, गवर्नर मेजर करता है, ऐसा कुछ नहीं, आरबीआई मेजर करता है मनी सप्लाई को। क्या इंडिकेटर होते हैं मनी सप्लाई को, कि अब हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हम ना एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, दैट इज M0। M0 क्या होती है, M0 का मतलब है जो भी कॉइन्स या नोट्स पब्लिक के पास है जो बहुत लिक्विड है। M0 मतलब अभी यहाँ लिक्विडिटी की बात ही नहीं चल रही है कुछ भी, इसमें जीरो मतलब इसमें मोस्ट लिक्विड है, ये कोई बात ही नहीं है। इसमें कॉइन्स और नोट्स तो पब्लिक के साथ जो भी हैं उन्हें यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। अब क्या है मेजर्स, ये देखिए M1, M2, M3, M4, ये 4 मेजर्स होते हैं। सबसे पहले रट लीजिए, 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। अब हम इन्हें कैसे समझेंगे 4 मेजर्स को। ये तो देखिए M1 के बारे में हम पढ़ेंगे, ये है कैश। क्या है, कैश। ये है DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट। ये है आपका टाइम डिपॉजिट, और ये ही इसी तरीके से आपका टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट है। अब आप यहाँ देखिए, ये जो M1 है, M1 में डिमांड डिपॉजिट और कैश दोनों ही होते हैं, लेकिन टाइम डिपॉजिट नहीं होता। M1 का मतलब है वो मेज़र जो बहुत मोस्ट लिक्विडिटी की बात करता है, कि आपके पास कैश है, आपके पास पैसे हैं, ठीक है, और आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में आप सीधे बैंक से पैसा निकालिए, यूज़ कर लीजिए, ठीक है, और कैश आपके पास है ही, और साथ के साथ लेकिन डिमांड, इसमें पोस्ट ऑफिस में आपका डिमांड डिपॉजिट नहीं इंक्लूड होता, ना ही पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट है इसमें, ना ही बैंक्स का टाइम डिपॉजिट है इसमें। तो ये आपका M1 मोस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है। M2 क्या होता है, M2 में आपका C+PC भी होता है, और आपका DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट भी होता है, और इसमें भी टाइम डिपॉजिट नहीं होता।
इसके बाद इसमें डिमांड डिपॉजिट होता है किसका, पोस्ट ऑफिस का। M2 में पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड है, बाकी इसकी दोनों ही इंक्लूड है, ठीक है। M3 में क्या हो जाएगा, M3 में ये तीनों ही कॉलम भर जाएंगे आपके। M3 में हो जाएगा ये सर्कुलर कॉइन्स होते हैं, इसका मतलब M3 में आपके सर्कुलर कॉइन्स भी आ जाते हैं, यानी कि ये दोनों तो आपके आएंगे ही। इसको याद करने का तरीका ये है कि इसमें वो तो ऐड हो गई प्लस अपना और एक्स्ट्रा बता रहे हैं इसमें, ठीक है। जैसे इसमें कॉइन्स तो ऐड है ही, लेकिन एक डिमांड डिपॉजिट भी बढ़ गया है M1 में। M0 तो है ही मोस्ट लिक्विड। M2 में क्या होगा, M1 तो आ ही गया, ये दोनों साथ के साथ क्या बढ़ गया, पोस्ट ऑफिस का DD भी। M3 में क्या होगा, M2 तो आ ही गया सारा, यानी कि ये भी आएगा ये भी आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट आ जाएगा और ये नहीं आता इसमें पोस्ट ऑफिस का। M4 में क्या आ जाता है, कॉइन्स भी आ जाते हैं सर्कुलर में, और डिमांड डिपॉजिट भी आएंगे, TD भी, ये भी और ये भी। तो सब कुछ जो आ जाता है वो M4 में आता है। और M3 में जितना भी बैंक्स का होता है वो आता है। M2 में क्या आता है, जितना बैंक्स के हैं दोनों कॉलम। टाइम डिपॉजिट नहीं आता है M2 में, और DD आता है किसका, पोस्ट ऑफिस का। तो ये लीस्ट लिक्विड कौन सा है, M4 लीस्ट लिक्विड है, यानी कि आप इसमें जल्दी से पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जैसे आपके पास क्वांटिटी M1 में 40 थी मनी की, M2 में आप अगर डिमांड डिपॉजिट भी ऐड कर लेते हैं और पोस्ट ऑफिस का भी तो 70 हो गई। M3 में इसमें कॉइन्स ये सब ऐड कर लें तो 90 भी हो गई। M4 में 120। तो ये क्वांटिटी इस तरीके से बढ़ जाती है, लेकिन ये लीस्ट लिक्विड हो जाती है। जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो लीस्ट लिक्विडिटी होती जाएगी। तो ये है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अगर आपको फिर भी समझ ना आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार ना स्टडी IQ/IAS से नानकी बावेजा मैम के बहुत अच्छे लेक्चर हैं इकोनॉमिक्स के, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहें, कोई और कंसेप्ट समझना चाहें तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। मेरा काम है कि यूट्यूब से कौन सी अच्छी पढ़ाई हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ही देखो। अगर मेरी आपसे टीचिंग वाइब्स मैच कर रही हैं, स्टडी वाइब्स, तो आप मेरे देख सकते हो, वरना आप जो भी चाहो मृणाल सर के हैं वो भी आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स भी हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया हो और थोड़ा भी फ़ायदा पहुँचा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।